गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जेस्टाल्ट थ्योरी यानी जेस्टाल्ट अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और ये थ्योरी यूपी टेट, सी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इस थ्योरी को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थ्योरी है। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। चलिए शुरू करते हैं। गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी यानी गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इस थ्योरी का पूरा नाम है। इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे, इस थ्योरी के प्रोपाउंडर जो थे वो थे कोहलर, कॉफका तीसरे थे लेविन और चौथे थे वर्थीमीर। इन चारों ने जो है मिलकर इस थ्योरी का दिया था। तो कोहलर ने इस पे सबसे ज़्यादा काम किया था, इसलिए इस थ्योरी को हम लोग कोहलर का सिद्धांत भी कह देते हैं, यानी कोहलर्स थ्योरी भी कह दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोहलर्स थ्योरी या गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी, तो दोनों थ्योरी एक ही हैं। अब हम देख लेते हैं ये नेशनैलिटी, यानी ये जो चार थे इनकी नेशनैलिटी क्या थी। जैसे कि हमने लिखा है रशिया/जर्मनी, यानी जो कोहलर जो थे ये पैदा हुए थे रशिया में, ठीक है, और बाद में ये जर्मनी चले गए थे। ठीक, कॉफका ये भी जर्मन एम्पायर जो था उसी को बिलोंग करते थे। लेविन भी और वर्थीमीर भी जर्मन के थे। तो बेसिकली जो है कोहलर जो थे वो रशिया में पैदा हुए थे, लेकिन ये जर्मनी ये चले गए थे, इसलिए मैंने रशिया और जर्मनी दोनों लिख दिया है। तो अगर पूछा जाए कहाँ के थे कोहलर, तो कोहलर का रशिया कहा जा सकता है और बाकी लोग जर्मन्स के थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है इसके ऊपर कि एक्सपेरिमेंट जो उनका प्रयोग जो था वो किस पर था। तो इनका जो प्रयोग था एक वनमनुष्य था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी के ऊपर था। और ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है उसका नाम क्या था उस चिंपैंजी का। ये स्पेशल तरह का एक चिंपैंजी था, इसका नाम था सुल्तान, क्योंकि बहुत अक्लमंद था। तो इन्हीं ने, कोहलर ने इसका नाम जो है सुल्तान रख दिया था। यह सवाल आ जाता है कि किस सन में इन्हीं ने इसका प्रतिपादन किया, यानी जो थ्योरी दिया था कब दिया था। ये 1916 में दिया था। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चला था। चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट इन्हीं ने किया था, 1913 से 1917 तक के चला था। लेकिन जिस थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे हैं तो 1916 में इन्हीं ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो 1916 है। अब एक बुक की बात कर लेते हैं। कोहलर ने जो है एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम रखा था मेंटालिटी ऑफ एप्स, ठीक है। क्या नाम था? मेंटालिटी ऑफ एप्स। इस किताब को पब्लिश किया था 1925 में, यानी 1925 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। ये कोहलर ने लिखी थी किताब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले देख लेते हैं मीनिंग्स क्या है गेस्टाल्ट शब्द की और ये इनसाइट, क्योंकि नाम है थ्योरी का गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी। तो ये गेस्टाल्ट क्या है और ये इनसाइट क्या है। गेस्टाल्ट क्या होता है? कोहलर ने इसको बताया कि एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी हिंदी में अगर कहेंगे एक संगठनात्मक संपूर्ण। बेसिकली गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, ठीक है। कहाँ का शब्द है? जर्मनी का शब्द है। लेकिन इस जर्मन शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई वर्ड नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही जो निकटतम, जो बहुत ही करीबी जो इसका वो है मीनिंग है, वो कह दिया था ऑर्गेनाइज्ड होल, एक संगठनात्मक संपूर्ण। यानी ये पार्ट्स नहीं है, ये किसी चीज़ का होल है, टोटल है। दूसरा शब्द है इनसाइट, अंतर्दृष्टि इसको कह देते हैं, गहरी सूझबूझ, ठीक है। अगर आसान शब्दों में कहेंगे तो गहरी सूझबूझ अर्थात समाधान को अचानक पकड़ लेना, यानी किसी भी सडन ग्रैस्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या का जो हल जो है, उसका जो समाधान जो है हम अचानक यकायक अगर पकड़ लेते हैं तो वो कहलाया जाता है इनसाइट, ठीक है। जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब ज़रा हम लोग कोहलर के प्रयोग को देख लेते हैं कि इन्हीं ने प्रयोग कैसे किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया। बेसिकली इन्हीं ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो 4 साल ये एक्सपेरिमेंट चला था, तो बहुत सारे इन्हीं ने सेटिंग्स बनाई थी। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इन्हीं ने क्या किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, ठीक है। और उसके बाहर जो है, पिंजड़े के बाहर उन्हीं ने केला रख दिया और पिंजड़े के अंदर एक डंडा रख दिया। अब केला इतनी दूर था कि ऐसे वो उसको पा नहीं सकता था हाथ डाल के। तब उन्हीं ने देखा कि पहले जो है बंदर इधर उधर देखता रहा, फिर अचानक ही उसने डंडा उठाया और पहले क्या हुआ, वो निराश होकर बैठ गया था। फिर कुछ देर बाद उसने अचानक डंडा उठाया
और केले को उस डंडे से अपने पास जो है खींच लिया और केले को वो पा गया। ठीक है। दूसरा प्रयोग जब इन्हीं ने किया तो क्या किया कि केले को इतना दूर रखा कि एक डंडे से वो आ नहीं सकता था। फिर उसने वही दोहराने की कोशिश करी, लेकिन उस डंडे से वो वहाँ पहुँच नहीं सकता था। फिर उन्हीं ने देखा कि थोड़ी देर वो जो है शांत होकर बैठ गया। फिर उसने क्या किया, एक दूसरा डंडा पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, वो डंडा ऐसा था कि दोनों एक साथ जोड़ा जा सकता था। तो चिंपैंजी सुल्तान ने क्या किया, उस डंडे को दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद केले को आसानी से पा लिया। ठीक है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं ने किया था। इन्हीं ने क्या किया था, कुछ बॉक्स रख दिए थे और केले को ऊपर जाल से लटका दिया था। तो देखा कि कुछ देर सोचने के बाद जो है उसके अचानक उसके दिमाग में कोई जो है आइडिया आया। उसने जो है उन डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा और उस पर चढ़ के उसने केला उतार लिया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकालता है, तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार क्या होता है कि प्राणी की मानसिक शक्ति जो होती है, सर्वप्रथम वो क्या करता है, वो पूरी समस्या का प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी उसका परसेप्शन करता है, पूरी समस्या को देखता है। फिर अचानक क्या होता है कि उसकी समस्या का समाधान मिल जाता है और अंतर्दृष्टि की भूमिका इन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इसके पूरे प्रोसेस को समझें तो क्या किया, चिंपैंजी ने पहले समस्या को देखा। जो इससे पहले हमने ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी थी, तो इनका मानना था कि ट्रायल एंड एरर से जो है प्रॉब्लम का समस्या का समाधान नहीं मिलता है। इनका कहना था कि हम ट्रायल एंड एरर की बजाय कोई भी प्राणी जो होता है वो पहले समस्या को होलसम देखा, जेस्टाल्ट जो उन्होंने शब्द दिया, होल देखता है पूरी समस्या को, और फिर क्या होता है, गहरी सूझबूझ वो उसको सोचता है और अचानक ही जो है उसको समस्या का समाधान हो जाता है। ये ट्रायल एंड एरर पर ये बेस्ड थ्योरी नहीं थी। ठीक है। तो इन्हीं ने क्या कहा कि चिंपैंजी जो एप्स जो थे उन्हें उसको ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं कर रहे थे। कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर करते रहें नहीं, ऐसा नहीं। उन्हीं ने एक दो बार प्रयास किया, फिर उसके बाद वो पूरी शांत होकर बैठ गए। फिर उन्हीं ने दूसरे स्टेप में क्या किया, उन्हीं ने सिचुएशन को होलसम देखा, यानी उसको पूरा परसीव किया, उसका परसेप्शन, उसका प्रत्यक्षीकरण किया कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। उसने जो है पहले सिचुएशन में क्या देखा, उसने देखा डंडा अवेलेबल है, ठीक है, वो केला बाहर पड़ा हुआ है। तब उसने क्या किया, उसने रिलेशनशिप बिठाया। तीसरे चरण में देखें, लर्नर्स ट्राइज टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, यानी जो विभिन्न कारक थे उसके बीच में उसने रिलेशनशिप के, केला बाहर पड़ा हुआ है, डंडा अंदर है, तो हाथ से नहीं तो इससे हम अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। एक रिलेशनशिप जब जैसे ही डेवलप हुआ, एज अ रिजल्ट द लर्नर सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू इंसाइट। फिर यकायक उसके दिमाग में आइडिया आया जिसको हम लोग ने इंसाइट कहा, ठीक है, और उसके ज़रिए यकायक उसने समस्या का समाधान ढूंढ लिया और केले को पा लिया। ठीक है। तो इनका कहना था कि हम ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखते, हम इंसाइट से सीखते हैं। ठीक है। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार हम पहले समस्या को होलसम देखते हैं, होल परसीव करते हैं, और फिर हम पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बिठाते हैं और समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। अब देखते हैं, इंसाइट डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो इंसाइट अंतर्दृष्टि जो है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। जो पहला इन्होंने बताया एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने भी जो कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या किया था कि जैसे जैसे उसको अनुभव होता गया तो वो उसके लिए वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस आसान हो गया। ठीक है। तो जितना हम बार बार उसी एक्सपेरिमेंट को अगर दोहराएंगे तो एक्सपीरियंस आ जाता है, हम समस्या का समाधान कर सकते हैं जितना एक्सपीरियंस होगा। दूसरा इंटेलिजेंस, जितना बुद्धि वाला जीव होगा उतना वो समस्या को जल्दी हल कर लेगा। अगर यही एक्सपेरिमेंट मनुष्य पे किया जाए तो हो सकता है इसके परिणाम बहुत जल्द आ जाएं। तो जितना बुद्धिमान, क्योंकि चिंपैंजी एक बुद्धिमान जानवर था तो उसने समस्या को जल्दी ढूंढ लिया है, तो इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। तीसरी लर्निंग सिचुएशन, सीखने की परिस्थिति भी होनी चाहिए कि परिस्थितियाँ क्या हैं। वहाँ पर डंडा भी मौजूद था, ठीक है, और केला बाहर पड़ा हुआ था, तो सिचुएशन ऐसी थी तो उसने रिलेशनशिप बैठा लिया। ठीक है। तो सीखने की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। फिर है इनिशियल एफर्ट्स, तो जब तक ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे, प्रारंभिक प्रयास तो ट्रायल एंड एरर से ही उसने किया, तो प्रारंभिक प्रयास ज़रूरी है। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। फिर रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन, फिर क्या है, उसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को वो बार बार कर रहा था,
ठीक है, और सामान्यीकरण, फिर उसने उस चीज़ को जनरलाइज कर दिया। दूसरी सिचुएशन, अगर वो डंडे से हासिल किया जा सकता है तो बॉक्स की सिचुएशन जब रखी तो उसको भी उसने हल कर लिया। तो ये 5 कारक थे, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, लर्निंग सिचुएशन, फिर इनिशियल एफर्ट्स, फिर रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। अब हम देख रहे हैं कि इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, यानी शैक्षिक निहितार्थ क्या है। होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट्स, यानी जो होल है, जो संपूर्ण जो है, वो पार्ट्स से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम क्लास में बच्चों को फ्लावर पढ़ा रहे हैं तो हम फ्लावर के टुकड़े उसके सामने नहीं रखते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, पूरा फ्लावर उसको दिखाते हैं, ठीक है। जब वो पूरे फ्लावर को देख लेता है और फिर उसके बाद हम अलग अलग पार्ट्स को, चाहे कैलेक्स हो, कैरोला हो, उसके बारे में हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट्स। अगर हम टुकड़े पहले रख देंगे, पार्ट्स ही नहीं, यानी पूरा फ्लावर ही उसने नहीं देखा, सिर्फ टुकड़े देख रहा है, तो क्या समझ में आएगा उसको कि फ्लावर है कि क्या है। तो पहले हम होल रखते हैं, तो होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट्स। दूसरी, ट्रायल एंड एरर शुड बी मिनिमाइज्ड, यानी ट्रायल एंड एरर अगर हम करते रहेंगे तो ये मैकेनिकल हो जाता है, काफ़ी यांत्रिक हो जाता है। तो हम यंत्र की तरह काम करेंगे, स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस दिया, उद्दीपक दिया, और हमें उसकी प्रतिक्रिया हमें मिलने शुरू हो जाती है। तो ये मैकेनिकल मशीन की तरह हम लोग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ट्रायल एंड एरर इसमें मिनिमाइज़ किया जाता है। तो बच्चे ट्रायल एंड एरर से मशीन बन जाते हैं। तो हम ट्रायल एंड एरर से नहीं, हम जो है होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट से सीखते हैं। फिर है पर्पस प्लेज द सेंट्रल रोल इन लर्निंग, यानी सीखने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब उद्देश्य ही नहीं होगा तो हम सीख नहीं सकते। यहाँ उद्देश्य था चिंपैंजी का क्या, केले पाना, तो वो सीखा। तो उसी तरह से अगर हम पढ़ाई में भी उद्देश्य बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो हम सीखना हमारा आसान हो जाता है। तो पर्पस प्लेज द सेंट्रल रोल इन लर्निंग। तो आई होप आपको ये थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।